अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मुझे किसी खतरनाक हादसे से दो चार करने से उसका क्या मकसद था? मनवाला के घर से वापसी पर तुम जो कुछ सोच रहे थे वो उस पापी ने अपनी काली शक्ति के ज़रिए भांप लिया। जोगिया बड़ी ठोस आवाज़ में बोला, तुम किस्मत के धनी थे जो बच गए, वरना उसने तुम्हें मारने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। मैं उसके आड़े ना आ सका। जोगिया ने आज तक सिवाय देवी देवताओं के किसी के आगे दंडोत नहीं किया। वो होंठ चबाते हुए बड़े खुश्क अंदाज में मुझसे मुखातब हुआ। भविष्य में क्या लिखा है ये तुम नहीं जान सकते, परंतु मैं जानता हूँ। इसलिए तुम जिस बुदा का शिकार हो रहे हो उसे मन से निकाल दो। मैंने पहले भी तुमसे यही कहा था कि समय का इंतज़ार करो। जो भी जिसकी किस्मत में लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। मैंने फौरी तौर पर अपने ख्यालात और सोचों के दरवाज़े बंद कर लिए। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात कुलबुला रहे थे। मैंने जोगिया को टटोलने की खातिर पूछा, क्या तुम्हें इल्म है कि फाखरा के साथ मेरी शादी किस वजह से टल गई? हाँ, वो अजीब अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैं ये भी जानता हूँ कि बेगम नफीस को अपने जिस अजीज़ के मौत की खबर मिली वो झूठी साबित हुई और अब तुम दोनों की शादी का फ़ैसला तुम्हारी माँ को सौंप दिया गया है। मैं ये भी जानता हूँ कि रमेश ने तुमसे उस सुंदरी के साथ शादी रचाने पर खुशी का इजहार किया था। अब तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने उसे खरीदा। क्या शादी के बाद अब भी फाखरा की ज़िंदगी को कोई ख़तरा पेश है? तुम फिर भूल गए कि जोगिया की ज़ुबान से निकली हुई बात गलत साबित नहीं होती। इस बार वो जहर खंड से बोला, मैं जानता हूँ कि तुम जब भी उस सुंदरी को देखते हो तो तुम्हारे मन में गुदगुदी शुरू हो जाती है, लेकिन ये बात भी कान खोल कर सुन लो कि अगर तुमने उसके साथ शादी की तो 40 रोज़ के अंदर अंदर वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। क्या तुम इस शादी को रुकवा नहीं सकते? मैंने बेचैनी से कहा, मेरा मतलब ये है कि माँ खुद इस रिश्ते से मुंह मोड़ ले। नहीं, उसने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया, अब जोगिया इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ करना है तुम्हें खुद ही करना होगा। मैं एक लम्हे को दंग रह गया। जोगिया का खरा जवाब सुनकर न जाने क्यों मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। मुझे माँ की पसंद का अंदाज़ा था। वो फाखरा के सिलसिले में अपना फ़ैसला तब्दील नहीं कर सकती थी और मैं खुलकर इनकार की जुर्रत भी नहीं कर सकता था। किस विचार में गुम हो गए? जोगिया ने मैनीखेज अंदाज में सवाल किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी माँ को किस तरह आने वाले कल के ख़तरों से आगाह करूं। मैंने कहा था कि समय का इंतज़ार करो। जो भविष्य में लिखा गया है वो अवश्य पूरा होगा, उसने सरसरी तौर पर कहा। फिर गुफ्तगू का मौजू बदल कर बोला, क्या तुमने मेरे कहने के अनुसार वो बंडल खोला जो तुमको जरगाम ने दिया था? जोगिया की बात सुनकर फाखरा का तस्वर मेरे जहन से किसी ख्वाब की तरह छू मंतर हो गया। मुझे वो तमाम बातें याद आ गई जो मैंने ख्वाब बेदारी की कैफियत में देखी थी, लेकिन उसके साथ ही मेरे जहन में एक ख्याल और भी उभरा। अगर जोगिया दिल का हाल जानने की कुव्वत रखता था तो क्या उसे इन बातों का इल्म नहीं होगा जो ख्वाब की हालत में रूनुमा हुई? क्या वो सिर्फ मेरा इम्तहान लेना चाहता था या बार बार ये एहसास दिलाने का ख्वाहिशमंद था कि वो मेरे रोज़ो शब की एक एक बात की पूरी पूरी खबर रखता है? मैं एक लम्हा खामोश रहा, फिर मैंने कुछ सोच कर कहा,
मैंने कश्मीर एम्पोरियम से जो चीज़ें खरीदी थी, जरगाम ने उसका पैकेट मेरी नज़रों के सामने बनाया था, लेकिन जब तुम्हारे कहने पर मैंने उसे खोला तो सगार बक्स में रखी हुई सुर्ख कागज़ में लिपटी हुई एक और चीज़ ने मुझे हैरत में डाल दिया। तुम शायद उस पेपर वेट की बात कर रहे हो जिसमें किसी बच्चे की आंख कैद है। जोगिया ने कसमसा कर जवाब दिया। हाँ, मैं चौंका। क्या तुम्हें सिगार बक्स में उसकी मौजूदगी का इल्म था? ना होता तो मैं तुम्हें इसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो क्यों दिलाता? क्या जरगाम ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था? जोगिया ने मेरा जुमला मुकम्मल करते हुए कहा। जब वो खुद उसकी पुरस्रार पेपर वेट से नावाकिफ था तो तुम्हें क्या बताता? कश्मीर एम्पोरियम पर जरगाम मुझसे कुछ कहते कहते खामोश हो गया था। मैंने अपने जहन की गिरहों को खोलने की खातिर कहा। तुमने कहा था कि किसी शैतानी कुव्वत ने उसकी कुव्वत गोयाई सलब कर ली। क्या मैं जान सकता हूँ कि जरगाम का मेरे वालिद की मौत से क्या ताल्लुक़ था? उसका ताल्लुक़ तुम्हारे पिता की मौत से नहीं बल्कि बराह रास्त तुम्हारे पिता से था। क्या मतलब? जरगाम और सूरगबाशी कबीर जी कभी एक दूसरे के बहुत गहरे मित्र थे। जोगिया ने इस बार एक लम्हे की खामोशी के बाद खला में घूरते हुए कहा। जरगाम को इस बात का खतरा था कि तुम्हारे पिताजी ने जो नया व्यापार शुरू किया था उसमें केवल घाटे के उन्हें कुछ हासिल ना होगा। उसने तुम्हारे पिता को कई बार समझाने की कोशिश की कि जिस गांव जाना नहीं उसके कोस गिनने से क्या हासिल, लेकिन तुम्हारे पिता ने जब उसकी बात मानने से इनकार किया तो उस गरीब ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने दूसरी पार्टी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जरगाम का कांटा इतनी चालाकी से अपने रास्ते से दूर किया कि किसी को शुबा भी ना हुआ। तुम्हारे पिता भी अपने मित्र की नागहानी मौत को एक हादसा समझते रहे। दूसरी पार्टी तुम्हारे पिता को अपने जाल में फांस कर बेबस करना चाहती थी। एक मौका पर तुम्हारे पिता और दूसरी पार्टी के दरमियान सख्त बातों का तबादला हुआ तो तुम्हारे पिता भी अपनी जगह चौकस हो गए, परंतु जब मौत का साया सर पर मंडलाने लगा तो फिर मिनश की एक नहीं चलती। सारी एहतियातें और तमाम तदबीरें धरी की धरी रह जाती हैं और फिर वही हुआ जो जरगाम का ख्याल था। उसके मरने के 10 साल बाद तुम्हारे पिता रूपनगर गए तो उनके दुश्मनों को मौका मिल गया। हमारे दरमियान उस पुरअसरार पेपर वेट की बात हो रही थी जिसमें अभी तक किसी मुर्दा बच्चे की एक जिंदा आंख बंद है। जोगिया ने मेरे सवाल को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। मगर वो अब मेरे पास नहीं, मैंने कदरे उलझ कर जवाब दिया। फिर ख्वाब में नज़र आने वाली तमाम तफसील एक ही सांस में दोहरा दी। बच्चे की कर्बनाक आवाज़ ने भी यही कहा था कि मैं इस ख्वाब को सिर्फ जोगिया को सुना सकता हूँ, किसी और को नहीं। जोगिया नहायत संजीदगी और पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे के तासरात बार बार बदल रहे थे। कभी वो गुस्से में अपने होंठ चबाने लगता, कभी उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट खेलने लगती। वो बार बार पहलू बदल रहा था। मैंने आखिर में बच्चे की आवाज़ सुनकर दोनों पुजारियों के चौंकने और उछलकर मेरी जानब छलांग लगाने की बात की तो जोगिया तलमला कर बोला, तुमने एक सुनहरा मौका खो दिया। अब मुझे नए सिरे से कोई जाल बिछाना होगा। कौन थी वो औरत? मैंने दरियाफ़त किया। बच्चे की आवाज़ सुनकर पुजारियों का चौंकना भी मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। जब वो मुझे नहीं देख सके तो बच्चे की आवाज़ उनके कानों तक किस तरह पहुंच गई? पेपर वेट अब कहाँ है? वो पैगाम किसका था जो मुझे पेपर वेट की बजाय अलमारी में मिला? फिर एक शोले ने लपक कर उसे भी राख में तब्दील कर दिया। पेपर वेट को मैंने हटा दिया, मगर ऐसा ना करता तो वो हमारे मुश्तरका दुश्मनों के हाथ भी लग सकता था। जो चिट तुम्हें मिली फिर जलकर भस्म हो गई, वो भी मेरी शक्ति का चमकदार था। जोगिया ने संजीदगी से कहा, जिसे तुम सिर्फ रमेश के नाम से जानते हो, वो सामने आए तो उससे खौफजदा होने की कोशिश मत करना, खुल कर बात करना। मैंने तुम्हें देवी देवताओं और नाग बिच्छू के जिस तोहफे से दागा है वो हर मौका पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरी छाया भी तुम्हारे आस पास ही होगी।
किसी बात की चिंता मत करना। क्या तुम्हारी तरह रमेश के भी कई नाम हैं? मेरे लहजे में इस बार तंज की हल्की सी आमेज़श थी। जो कुछ तुमने सपने में देखा उसका एक शब्द भी जुबान पर मत लाना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी शक्ति भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकेगी। पेपर वेट के सिलसिले में भी अपनी ज़ुबान बंद ही रखना, वरना सारा खेल चौपट हो जाएगा। उसने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए बड़े ठोस लहजे में हदायत की। क्या ये मुमकिन है कि रमेश तुम्हारी आवाज़ की नकल करके मुझे फाखरा, मनवाला या किसी और के रूप में धोखा दे जाए? अब ऐसा नहीं होगा। तुम नाग बिच्छू का कोड याद कर लो। मैं जिस रूप में भी आऊँगा उस कोड का हवाला दूंगा। तुमने औरत और उस बच्चे के बारे में भी अभी तक मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या उसमें भी तुम्हारी कोई ज़ाती मसलहत है? मैंने आखिरी जुमला चुभते हुए अंदाज में कहा। तुम्हें जोगिया की बातों पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे पास केवल उसके अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसने तमहकाना अंदाज इख्तियार किया। फिर कबल इसके कि मैं कोई दूसरी बात करता, वो यकलक किसी छलावे की तरह नज़रों से उजल हो गया। वो रात बड़ी बेचैनी से गुजरी। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी जोगिया की कही हुई बातों का असर बाकी था। फाखरा के सिलसिले में भी मुझे परेशानी लाहक थी। मैं महज अपनी पसंद और प्यार की खातिर उसकी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगा सकता था। क्या बात है बेटे? माँ ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। तुम कुछ गुमसुम से नज़र आ रहे हो। तबीयत तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि तब्दीली आबो हवा के लिए 2-4 माह के लिए कहीं बाहर चला जाऊं। मैंने बात बनाने की कोशिश की। इत्तफाक भी कैसे अजीब होते हैं, माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी यही सोच रही थी कि फाखरा से शादी के बाद तुमको हनीमून की खातिर 1-2 माह के लिए कहीं बाहर जाने का मशवरा दूंगी। रशीद फारूकी के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? मैंने अपने कारोबार की उम्र रसीदा जनरल मैनेजर का जिक्र निकाल कर मौजू बदलने की कोशिश की। क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? क्यों नहीं, माँ ने बड़े यकीन से कहा। तुम्हारे वालिद भी उन पर बेहद भरोसा करते थे। मैं भी फारूकी साहब की शराफत और ईमानदारी की गवाह हूँ। तुम आंख बंद करके उन पर एतमाद कर सकते हो। लेकिन रशीद साहब ने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वालिद साहब कोई और कारोबार भी करते थे। मैंने माँ को टटोलने की खातिर सरसरी अंदाज में कहा। कोई और कारोबार? माँ ने हैरत से मुझे घूरा। मैं समझी नहीं, तुम किस कारोबार का जिक्र कर रहे हो? मैंने पहले आपसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बात बनाने की खातिर कहा। दरअसल मेरे हादसे से 1 हफ्ता कबल किसी ने मुझसे फ़ोन पर अपनी रकम का तकाजा किया। उसने कहा था कि हमारे किसी निजी कारोबार में वो वाला साहब के साथ 25% का शरीक था और अभी तक उसे मुनाफे की मद में एक माकूल रकम की अदायगी नहीं की गई। वाला साहब की मौत की वजह से उसने फौरी तौर पर कोई मुतालबा मुनासिब नहीं समझा था। तुमने उसे क्या जवाब दिया? माँ ने खिलाफ तवक्का बड़े तजस्सुस से चौंकते हुए गहरी संजीदगी से दरियाफ़त किया। वो कितनी रकम का मुतालबा कर रहा था? उसने 1,75,000 का मुतालबा किया था। मैंने एक फ़र्जी रकम का बहाना करते हुए पूछा। क्या आपको इल्म है कि वाला साहब कोई? नहीं, माँ ने तेज़ी से कहा। तुम्हारे बाप का कोई दूसरा कारोबार नहीं था, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम उसकी मतलूबा रकम उसके हवाले कर दो। क्या मतलब? मैंने माँ के जवाब पर हैरत का इजहार किया। जब वालिद साहब ने दूसरा कोई कारोबार सिरे से किया ही नहीं तो रकम की अदायगी का क्या सवाल पैदा होता है? तुमको अभी हालात और वक़्त का ज़्यादा तजर्बा नहीं, माँ ने पहलू बदलकर बेदस्तूर संजीदगी से कहा। अक्सर शरपसंद लोग बड़े कारोबारी अफराद से ज़बरदस्ती रकम वसूलने की खातिर इस किस्म का बहाना तराशते हैं, लेकिन जान का सदका माल होता है। माँ ने मेरी बात काटते हुए तशवीश भरे अंदाज में कहा। अगर तुमसे 1 हफ्ता कबल रकम का कोई मुतालबा किया गया था तो तुम्हें पहली फुर्सत में मुझसे मशवरा करना ज़रूरी था। माँ ने कुछ सोचते हुए अपनी बात जारी रखी। हो सकता है तुम जिस हादसे से 2-4 हुए हो उसकी पुष्ट पर भी उन्हीं बदमाशों का हाथ हो।
गोया आप मुझे ये हुक्म दे रही हैं कि मैं गुंडों और लफंगों को उनकी मुंह मांगी रकम अदा करता रहूं। मैं माँ के चेहरे का बगौर जायज़ा लेते हुए बोला, इस तरह तो उनकी हिम्मत और मतालबात और बढ़ जाएंगे। बहस मत करो दानिश, माँ ने हाथ मसलते हुए अजीब बेबसी की कैफियत से दो चार होकर मुझे मुखातब किया। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी कागज़ के चंद टुकड़ों से ज़्यादा अजीज़ है। अगर तुम भी ना रहे तो। माँ ने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया, पलकों की ओर से उबलने वाले आंसुओं को दुपट्टे के आंचल से पोंछती हुई तेज़ी से उठकर अपने कमरे में चली गई। मेरा जहन फिर कलाबाजियाँ खाने लगा। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि माँ मेरे वालिद की मौत के किसी अहम राज से वाकिफ़ है। जोगिया की दूसरे व्यापार वाली बात की सदाकत जानने की खातर मैंने माँ के सामने किसी के फ़ोन करने वाली फ़र्ज़ी कहानी सुनाई थी और माँ की हालत गैर हो गई। मेरे वजूद के सन्नाटे में गर्म आंधियों से उड़ने वाले संगरेज़े चुभने लगे। मैं माँ की दिलजोई की खातर उठकर उनके कमरे में गया तो उनका चेहरा आंसुओं से तर देखकर लर्ज़ उठा। उनकी निगाहों में दूर कहीं खौफ की एक किरण भी टमटमा रही थी। मैंने लपक कर माँ को अपनी कुशादा और मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया। मुझे कुछ नहीं हमी होगा अम्मी जान, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। दूसरे दिन मैं इन्हीं ख्यालों में गुम टहल रहा था जब किसी ने पुष्ट से मेरे कांधे पर हाथ रखा और मैं इस तरह चौंका जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। मैंने तेज़ी से घूमकर देखा तो मेरी सांसों की रफ्तार यकलख तेज़ हो गई। वो दरमियाने कद और शरीरे जिस्म का मालिक था। उसके जिस्म पर कीमती लिबास नज़र आ रहा था। जिस अंदाज में उसने मुझे रोकने वाली हरकत की थी वो भी दोस्ताना ही थी, लेकिन उसके गले में लिपटा हुआ मफलर मेरे खून की हिद्दत और गर्दश को बेतदरीज तेज़ कर रहा था। मैंने उससे उस रोज़ से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही मेरे जहन में सलामत खान या रमेश का वो हुलिया उभर आया जो मरहूम गुलजार खान ने मुझे रूपनगर में क़याम के दौरान बताया था। रमेश ने 4 दिन की जो मोहलत मांगी थी वो भी पूरी हो रही थी। उसके होंठों पर खेलने वाली मैनी खेज मकरू मुस्कुराहट भी इस बात की चुगलखोरी कर रही थी कि वही मेरा मतलूबा शख्स था। जिस अंदाज में वो मुझे घूर रहा था उसमें भी बर्तरी और ताकत के गुमांड का एहसास था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने उसे सपाट लहजे में मुखातब किया, तुम शायद वही हो जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, वो ज़हर खान से बोला, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम्हें रूपनगर में गुलजार खान ने बताया था। परंतु वो मूर्ख अब इस धरती पर नहीं रहा, पर लोग सधार गया। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो मैं मफलर हटाकर गर्दन का वो घाव भी तुम्हें दिखा सकता हूँ जो मेरी पहचान है। तुम्हारा नाम रमेश है? मैंने खुद को संभाल कर संजीदगी से पूछा। हाँ, उसने दीदा दिलेरी से जवाब दिया। ज़ात का चमार हूँ। चमार ना होता तो सिफली के जानलेवा अमल का माहिर ना होता। तुमने फजाजू में अपने आप को सलामत खान के नाम से भी मशहूर कर रखा था। नाम की बात छोड़ो, काम की बात करो, उसने लापरवाही से जवाब दिया। मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार तुम्हारे रूबरू खड़ा हूँ। तुमने यही शर्त रखी थी ना? मेरे बाप के कत्ल में तुम्हारा क्या किरदार था? मैंने उसे हकारत से घूरते हुए सवाल किया। मौत के कच्चे धागे पर वो जीवधारी अमल मैंने ही किया था जो तुम्हारे पिता के शरीर का सारा खून पी गया। उसने बड़ी ढटाई से जवाब दिया और फिर बोला, और क्या जानना चाहते हो? मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त करते हुए पूछा। कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। उसके लहजे में तकब्बर था। बिला कारण कौन किसी के खून से हाथ रंगता है? तुम्हारे नापाक और गंदे इरादों के पीछे कोई ज़ाती दुश्मनी थी या किसी दुश्मन ने तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा था? मैंने तुमसे फ़ोन पर कहा था कि जो बीत गया उसे अपनी बुद्धि से निकाल दो। जो एक बार ऊपर चला गया वो दोबारा पलट कर धरती पर नहीं आता। तुम्हारे धर्म गरम की पुस्तकों में भी यही कुछ लिखा है। फिर बाल की खाल निकालने और गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हासिल होगा? वो शाने उचकाते हुए बोला।
तुमने दो बदू बात करने की शर्त रखी थी। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मैं अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे रूपनगर से दूर क्यों रखना चाहते हो? मैंने उसके जवाब के तलख जहर को बर्दाश्त करते हुए सवाल किया। क्यों और कैसे की बातें छोड़ो दानिश जी, इस बार उसने किसी सांप की तरह फुंकारते हुए कहा। तुम पढ़े लिखे शरीफ आदमी हो, जले तन के मालिक हो। गंद में पत्थर फेंकोगे तो उसकी छींटें तुम्हारे ऊपर भी ज़रूर आएंगी। वो अपनी बात जारी रखते हुए तलख अंदाज में बोला, मैं नीच जात का आदमी हूँ। मेरे साथ उलझोगे तो जो कुछ बचा है उससे भी हाथ धो बैठोगे। तुम्हारी मुक्ति इसी में है कि मेरा कहा मान लो। रूपनगर का ध्यान अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो। और वो बातें जो तुमसे गुलजार खान या कश्मीर एम्पोरियम पर उस मूर्ख बूढ़े की भटकती आत्मा ने की थी, जो अपने किए की सज़ा भोग चुका है। तुम शायद जरगाम की बात कर रहे हो। मैंने रमेश को बातों में उलझाने की कोशिश की। मुझे कोई आखिरी फैसला करने की खातिर कुछ वक्त दरकार था। मेरे ज़हन में जोगिया की पुरइसरार शख्सियत कुलबुला रही थी। उसने कहा था कि मैं रमेश के सामने घुटने टेकने की हमाकत भूल कर भी ना करूं। ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मेरी पुश्त को नाग बिच्छू के मोहर से दाग कर जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, उसके हसार को रमेश की तागूती कुव्वतें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। ये भी कहा था कि मैं रमेश से खौफज़दा होने की बजाय उससे खुलकर बातें करूं। उसकी परछाएं आड़े वक्तों में मेरे आसपास ही कहीं मंडला रही होंगी। मुझे जोगिया की बातों की तस्दीक भी मंजूर थी। हाँ, रमेश ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पिता के इसी मित्र की बात कर रहा हूँ जो बहुत उछल कूद कर रहा था। उस मूर्ख को भी बड़ा घमंड था अपने असर सूख पर। वो चंडाल हमारे रास्ते में रोड़े अटकाने की भूल कर रहा था। मैं उसे ढील देता रहा, वो ठुमकी लगाता रहा, परंतु जब बीच लंबी हो गई तो मैंने डोर खींचकर उसे भी कन्ने से ऐसा काटा कि पुलिस आज तक कोई खोज नहीं लगा सकी। तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ? उसने तज़हीक अमीज़ नज़रों से मुझे घूरा। कानून के रखवाले मुझे भी शोबे में उठा ले गए थे। सबसे ज़्यादा मार कुटाई भी मेरे साथ की गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात के सिवा कुछ नहीं निकला। तंग आकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं चाहता तो अपने काले इल्म से उन्हें भी तिगनी का नाच निकाल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उनकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता तो फिर बात बढ़ जाती। उसने सांस लेकर कहा, अब तुम भी बात लंबी करने की भूल मत करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैंने इस बार दुरुस्त अंदाज इख्तियार किया। अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूँ तो इनकार करने से पहले एक बार फिर सोचो विचार कर लो। उसने फिर मेरा मज़ाक उड़ाने की कोशिश की। क्या तुम किसी छाया के साथ पंजा लड़ाने की शक्ति रखते हो? नहीं, मैं दबंग आवाज़ में बोला, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मौत और ज़िंदगी अता करने की कुव्वत सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। इंसान सिर्फ डींगे मार सकता है। क्या तुमने केवल यही बताने के लिए मुझसे दर्शत देने की शर्त बांधी थी? उसका जवाब मैनी खेज था। उसकी आंखों में शैतानी कुव्वतों की परछाइयाँ लहराने लगी। वो मुझे अपनी काली ताकतों से मरऊब करना चाहता था। मैंने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। मेरी एक बात का जवाब दोगे? पूछो, मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम अपने बाप के कातिल या कातिलों को माफ़ कर देते? मैं तुम्हारा भाषण या उपदेश सुनने नहीं आया। वो किसी जख्मी दरिंदे की तरह बल खाकर सफाक अंदाज में बोला, मर्दों की तरह खुलकर साफ साफ बात करो। मेरे साथ छल कपट से काम लेने की भूल की तो तुम्हारा अंत जरगाम और कबीर अहमद से भी अदक भयानक होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन हो सकता है कि वही ताकत मुझे फिर बचा ले जिसने कार वाले हौलनाक हादसे में मेरी जान की हिफाजत की थी। मैंने जोगिया की बात को याद करते हुए मुहतात लहजे में जवाब दिया। रमेश मेरा जवाब सुनकर एक लम्हे को चौंका। उसकी आंखों में सुर्खी दो चंद हो गई। मुझे उसकी निगाहें अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हुई। वो अपनी शैतानी कुव्वतों को बरोए कार लाकर मेरी कही हुई बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जब जोगिया की मानूस आवाज़ मेरे कानों में गूंजी,
तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी ज़ुबान पर काबू रखना, भूल से कोई ऐसी बात मत करना कि खेल चौपट हो जाए। जो पासा भी फेंकना सोच समझ कर फेंकना। क्या मैं रमेश की शैतानी और काली कुव्वतों के सामने कदम जमा सकूंगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा। तुम अपने धर्म के परमात्मा पर विश्वास रखो, जिसकी भक्ति में कोई खोट ना हो, वह उसे कभी निराश नहीं करता। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन कहीं मेरा और रमेश का टकराव मेरी माँ या फाखरा के लिए हलाकत का सबब ना बन जाए। मैंने अपने अंदेशे का इजहार किया। जरगाम और गुलजार खां भी बेगुनाह मौत मारे गए। कोई चिंता मत करो, जोगिया ने ठोस आवाज़ में कहा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो एक बार गंद खा ले फिर उसका कोई दीन धर्म नहीं होता। रमेश मुझे कहर आलूद नज़रों से घूरते हुए बोला, तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो उसका मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे कार हादसे से बच जाना एक इत्तफाक भी हो सकता है। मेरी बात मान लो, सपने देखने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे साथ नाता जोड़ लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। दूर की सोचोगे तो बड़े घाटे में रहोगे। रमेश, मैंने पहली बार उसे ललकारा। तुम मुझे जो धमकी दे रहे हो उसकी पुष्ट पर तुम्हारी गंदी जहनीत का दखल ज़्यादा है। ताकत के घमंड में तुम शायद इस हकीकत को भूल रहे हो कि दुनिया की हर शय फ़ानी है। एक दिन जब मौत का चुंगल तुम्हारी पतली गर्दन के गर्द अपना शिकंजा सख्त कर लेगा तो तुम भी माहियो बेआब की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ दोगे। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर नहीं किया? पहले नहीं किया था, परंतु अब पूरे ध्यान से देख रहा हूँ। मौत की छाया तुम्हारे सर पर मंडला रही है। उसने बड़ी रऊनत से जवाब दिया। मुझे सीधी उंगली से घी निकलता नजर नहीं आ रहा। क्या तुम पसंद करोगे कि मैं तुम्हें 2-4 रगड़े देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूं? तुमने कहा था कि फाखरा के साथ बातों में उलझाने का ख्याल मन से निकाल दो। वो मुझे हकारत से घूरने लगा। सीधी तरह सिर्फ मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम रूपनगर की कहानी का पीछा करने से बाज नहीं आओगे? नहीं, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया तो रमेश के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसकी आंखों में गंदी कुव्वतों का रक्स और तेज हो गया। उसकी खौनख्वार नज़रें मेरे दिलो दिमाग का एक्सरा करने में मसरूफ़ थीं। कुछ देर वो सीना ताने खड़ा मुझे निगाहों में तौलता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्या तुम इस समय मेरी महान शक्ति का कोई चमकदार देखना पसंद करोगे? मैं यहाँ खेल तमाशे करने नहीं, तुमसे 2 टोक फैसला करने की गरज से आया हूँ। मैंने उसके कमज़ोर जुमले की रियायत से फ़ायदा उठाकर जवाब दिया तो उसके चेहरे पर दुनिया जहान की खबासतें नज़र आने लगी। उसकी आंखें किसी अलाव की तरह रोशन हो गईं, जिसमें खौफनाक शोले भड़कते नजर आए। जिस अंदाज में उसकी नज़रें झपके बगैर मेरे वजूद पर जमी थीं, उससे साफ ज़ाहिर था कि वह मेरे बारे में कोई आखिरी फैसला करने के सिलसिले में सोच रहा है। जरगाम, गुलजार खान और मेरे बेगुनाह ड्राइवर को अपनी काली कुव्वतों का निशाना बनाने के बाद उसको शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी मज़ाहमत की जुर्रत कर सकूंगा। उसका ख्याल इस हद तक दुरुस्त भी था। औलाद होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि अपने बाप के कातलों का खोज लगाकर उन्हें कानून के हवाले करूं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक ठोस हकीकत थी कि मैं किसी भी कीमत पर कम अज़ कम अपनी माँ को अपनी ज़िद पर कुर्बान होता नहीं देख सकता था। रमेश ने मुझे यही धमकी दी थी कि अगर मैंने रूपनगर से शुरू होने वाली कहानी की बिखरी हुई कड़ियाँ जोड़ने की हमाकत की तो मेरी माँ की ज़िंदगी भी उसकी पलीद कुव्वतों की ज़िद में आ जाएगी। खुद मैंने भी सोचा था कि माँ की ज़िंदगी बचाने की खातिर मैं वक्ती तौर पर बाप के मौत के ज़ख्म को सीने की गहराइयों में दफन कर लूँगा, लेकिन जोगिया के दरमियान में आ जाने के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं इस ख्याल की कोई वजाहत नहीं करूँगा कि मैंने जोगिया की बातों पर क्यों कर एतमाद कर लिया। रमेश की तरह बज़ाहिर वो भी पुरइसरार और नाकाबिले यकीन कुव्वतों का मालिक था। दिल की गहराइयों में झांक सकता था, आंख बंद करके समुंदर की गहराइयों तक गोता लगा सकता था, आने वाले वक्तों के बारे में पेशगोई करने की सलाहियत रखता था। मेरे जहन में ये ख्याल भी बार बार उभर रहा था कि अगर वो लामहदूद कुव्वतों का मालिक था तो रमेश के बराह रास्त
गोशमाली करने की बजाय मेरी ज़ात का सहारा क्यों ले रहा था। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद ना जाने क्यों मैंने उसकी बात मानकर रमेश को ललकारने में किसी पसोपेश का मुजाहरा नहीं किया। मैं जोगिया की बातों की सदाकत भी आजमाना चाहता था और ये भी तस्दीक करना चाहता था कि रमेश की काली और नापाक कुव्वतों के मुकाबले पर किस हद तक वो मेरा साथ निभाएगा। साहल पर लोगों की मौजूदगी में रमेश मेरे दस्तों गिरेबान होने की हमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन जिन निगाहों से वो मुझे घूर रहा था उसमें उन जंगली आदमखोर दरिंदों की दरिंदगी ज़रूर मौजूद थी जो अपने शिकार को फाड़ खाने का फैसला कर लेने के बाद मसलहतों पर गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। मैं अपनी जगह कदम जमाए खड़ा हुआ था। मुझे तुम्हारे ऊपर दया भी आ रही है और गुस्सा भी, रमेश ने तवील खामोशी के बाद एक बार फिर सरसराते लहजे में कहा। मिनश के लिए इस धरती पर अपने जीवन से ज़्यादा सुंदर कोई और चीज़ नहीं होती और तुम खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की भूल कर रहे हो। अब भी समय तुम्हारे हाथ से नहीं निकला। एक बार फिर सोच लो, शेर और बकरी का कोई जोड़ नहीं होता। तुम ठीक कह रहे हो, मगर कभी कभी चींटी भी हाथी की मौत का सबब बन जाती है, मैंने निडर अंदाज में जवाब दिया। रमेश गुस्से की शिद्दत से थरथराने लगा। तुम रमेश से पंजा लड़ाने की बात कर रहे हो। मैं अब भी पहल नहीं करूंगा, मैंने ठोस आवाज़ में जवाब दिया। पहले भी कहानी की इब्तदा तुमने की थी, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने बाप के कातलों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। बड़े ऊंचे सरों में बात कर रहे हो मूर्ख। वो घटिया बातों पर उतर आया। मुझे भी बता दे कि किसके खोंटे पर उछल रहा है। मैं तुम्हारी बेहुदगी का बुरा नहीं मानूंगा, इसलिए कि तुम बता चुके हो कि तुम्हारा ताल्लुक नीच जात चमारों से है। मेरा जवाब सुनकर रमेश आपे से बाहर हो गया। उसकी निगाहों में भड़कते शोलों का रक्स और तेज हो गया। मेरी बात ने जलती पर तेल का काम किया। एक लम्हे तक वो खौनख्वार नज़रों से घूरता रहा। फिर उसने अपने गले में लिपटा हुआ मफलर खोला तो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू का एक भभका मेरे दिलो दिमाग पर परांगदा कर गया। उसकी गर्दन पर बाएं जन्म नज़र आने वाला जख्म नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसमें मक्खी के बराबर स्याह और सफ़ेद मोटे मोटे कीड़े बजा जज नज़र आ रहे थे। मुझे बड़ी शिद्दत से उबकाई आने लगी। ऐसा महसूस हुआ कि दिन भर का खाया पिया पल भर में निकल जाएगा। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि उसने खुद को रमेश तस्लीम करने के बाद गर्दन के इस जख्म की रूनुमाई की क्या ज़रूरत महसूस की जो उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि अभी तक उसके पास से गुजरने वाला कोई भी फ़र्द हमारी जानब मतवज्जा नहीं हुआ। मैं अभी रमेश की इस जुनूनी हमाकत की वजह समझने की कोशिश कर रहा था जब उसने नहायत अत्मीनान से अपने सड़ते हुए ताफन ज़दा ज़ख्म से एक कीड़े को चुटकी में दबाकर बाहर निकाला। उसकी शोला बार नज़रें बेदस्तूर मेरे चेहरे पर मस्कूर थी। मुसले, उसने बड़ी हकारत से कहा, तू अपने पिता की मौत भूल गया। मेरे अमल से एक कच्चा धागा उसके शरीर का सारा खून चट कर गया, तो तू किस खेल की मूली है। मुक्ति चाहता है तो अब भी मेरे चरण छू कर माफ़ी की भीख मांग ले, वरना मैं तुझे किसी खारिशज़दा कुत्ते की तरह जीवन बिताने पर मजबूर कर दूंगा। उसने अपनी बात जारी रखते हुए बेदस्तूर गलीज अंदाज में कहा, मेरे गर्दन के इस ज़ख्म को देख रहा है, ये उस महान शक्ति का ख़जाना है जिसे पाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। इस पूंजी को हासिल करने के कारण मैंने जीवन में कई बार मौत का सामना किया, तूफ़ानों से टकराया हूँ। तुझ जैसे ना जाने कितने हट्टे कट्टे नौजवानों को काली के नाम पर भींट चढ़ाया है, कितना बलिदान दिया है। तुझे ये जो कीड़े नज़र आ रहे हैं, ये मेरे वो अनमोल और ख़तरनाक हथियार हैं जो किसी भी दुश्मन को पल भर में मौत के घाट उतार सकते हैं। तूने अभी कहा था कि तू यहाँ खेल तमाशे देखने नहीं आया, परंतु मैं तुझे ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि तेरी आत्मा भी मेरे सामने डंडूत करने पर मजबूर हो जाएगी।
मेरी कोई जवाब देने की नौबत ना आ सकी। मैं समझ रहा था कि शायद वो नीच जात का चमार मुझसे कोई भूंडा मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने मेरी अक्ल भी खबत कर दी। रमेश ने बड़ी लापरवाही से चुटकी में दबे हुए कीड़े को जमीन पर उछाल दिया। वो जमीन से टकराया तो एक खौफनाक धमाका इस कदर शिद्दत से हुआ कि दूर दूर तक जमीन लर्ज उठी। मैं रबड़ की गेंद की मानद उछलकर दूर जा गिरा और अभी मुतअद्दिद अफराद अपना तवाज़न बरकरार ना रख सके। साहल पर भगदड़ मच गई। औरतों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया। बच्चे सहम कर रोने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। बात किसी की समझ में नहीं आई। हर शख्स मुंह उठाए जान बचाने की खातिर भाग रहा था। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शोरोगुल से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। साहल पर गश्त करने वाली पुलिस पार्टी भी बुखला गई। धमाका कैसे हुआ, किसने किया, ये बात किसी की समझ में नहीं आई। हर शख्स सरासीमगी की कफियत से दो चार था। मेरा लिबास भीगी हुई रेत पर गिरने से खराब हो चुका था। अलबत्ता ज़्यादा चोट नहीं आई। मैं संभल कर दोबारा खड़ा हो गया। धमाके की जगह से उठने वाला गर्दो गुबार कम हुआ तो मैंने रमेश को देखा, जो अपने जख्म को दोबारा मफलर से छुपा चुका था। उसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। हमारी नज़रें चार हुई तो उसने फुंकारते हुए कहा, मैं तुझे 2 रोज़ की मोहलत और देता हूँ। इसके बाद भी तूने अगर मेरा कहा ना माना तो पिता के बाद तेरी माँ का साया भी तेरे सर से उठ जाएगा और उनके बाद तेरा नंबर भी आएगा। अब जो फैसला भी करना बहुत सोच समझ कर करना, वरना तुझे पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। वो मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर निगाहों से ओझल हो गया। पुलिस वाले मशकूक अफराद से धमाके की पूछ-गुछ कर रहे थे। दूसरों की तरह मैंने भी दीदा दानिस्ता अपनी लाइल्मी का अजहार किया। मैं धड़कते हुए दिल से गाड़ी की तरफ कदम उठा रहा था जब मेरा बूढ़ा ड्राइवर गाड़ी लेकर खुद मेरे करीब आ गया। उसके चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही थी। मैं पिछली नशस्त पर बैठ गया तो उसने मेरे हुलिया का जायज़ा लेते हुए पूछा, साहब आपको कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। अब तो खुले आप दहशतगर्दी की वारदातें होने लगी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बूढ़े ड्राइवर ने अपने ख्याल का इजहार किया और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने मुझे अपनी ताकत का करिश्मा दिखाने के बाद सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी थी। मुझे इन 2 दिनों में एक अहम और हतमी फैसला करना था। या तो मैं उसके सामने घुटने टेक कर अपनी शिकस्त और बुज़दिली कबूल कर लेता, या फिर अपनी आना की तस्कीन की खातिर अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दाव पर लगा देता। मैं अभी इसी शशोपंज में मुब्तला था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कार की पिछली नशस्त पर मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ कोई नादीदा शख्सियत और भी मौजूद है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है। जोगिया की मानूस आवाज़ मेरे कान में गूंजी। तुम्हारे साथ नाग बिच्छू भी मौजूद है। उसने मखसूस कोड अदा करके मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि वो जोगिया के सिवा कोई और नहीं। किस विचार में जान हलकार कर रहे हो? उसने गहरी संजीदगी से बात जारी रखी। क्या तुम्हें जोगिया की बातों पर विश्वास नहीं, या रमेश की ताकत देखकर उससे खौफजदा हो गए? मुझे अपनी नहीं, अपनी माँ और फाखरा की फ़िक्र परेशान कर रही है, मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया। फिर क्या फ़ैसला किया? उसने सपाट लहजे में दरियाफ़त किया। फैसला करने के लिए अभी मेरे पास 2 दिन की मोहलत बाकी है, मैंने कसमसा कर कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या रमेश की बात मान लेने के बाद तुम्हारे सर से खतरे टल जाएंगे? क्या मतलब? मैं चौंका। जरगाम और तुम्हारे पिता की मौत से जो कहानी शुरू हुई है अभी उसका अंत नहीं होगा। तुम इन बातों की गहराई नहीं जान सकते, परंतु जोगिया की आंखें सोते समय भी खुली रहती हैं। मैं चारों ओर देखने की शक्ति रखता हूँ। वो पापी जो चालें चल रहा है, तुम उसकी अथाह तक नहीं पहुँच सकते। एक बात ध्यान से सुन लो, तुमने अगर उसका कहा मान लिया तो ज़्यादा घाटे में रहोगे। क्या तुम मेरी तरह मेरी माँ को भी कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो जिससे वो रमेश की खबास्तों से महफूज रह सके? मैंने धड़कते दिल से पूछा।
तुम जोगिया का इम्तिहान लेना चाहते हो? नहीं, मैंने जल्दी से वजाहत की। अगर तुमने हौसला ना दिया होता तो शायद मैं रमेश से नज़रें मिलाकर बातें करने से गुरेज ही करता, लेकिन मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि मेरी किसी गलती का खमियाजा मेरी माँ को भुगतना पड़े। मनुष्य जीवन में जो पाप करता है उसकी सज़ा उसे किसी न किसी रूप में अवश्य भोगनी पड़ती है, जोगिया ने चुभते हुए लहजे में कहा। फिर फौरन ही उसका अंदाज बदल गया। मैं तुम्हारा बुद्धा देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। तुम्हारे मन में जो हलचल मची है वो भी मेरी नज़रों से उज्जल नहीं, लेकिन एक बार फैसला कर लो कि तुम जोगिया के इशारे पर चलोगे या उस पापी का कहाँ मानोगे जो तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है, छल कपट से तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट करने की ठान बैठा है। हो सकता है वो दष्ट अपने कहने के अनुसार 2 रोज बाद फिर तुमको डराने धमकाने आ जाए। उसके से डरने की भूल ना करना। तुम्हारा और रमेश का क्या ताल्लुक है? मैं गैर इख्तियारी तौर पर वो सवाल कर बैठा जो मेरे जहन में बार बार कुलबुला चुका था। तुम अभी अपनी माँ के जीवन की रक्षा की बात कर रहे थे, उसने मेरा सवाल नज़रअंदाज करते हुए ठोस आवाज़ में कहा। मारना जलाना भगवान अशूर और परमात्मा के इख्तियार में है। मैं तुम्हें केवल इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि रमेश की पलीद शक्ति तुम्हारी माँ की मौत का कारण नहीं बन सकेगी, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त होगी। वो क्या? मैंने तेज़ी से दरियाफ़त किया। अपनी माँ से कहना कि 10 चंद्रमा के उभरने और डूबने तक घर से बाहर कदम ना रखे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि माँ को किसी तरह 10-12 रोज़ तक सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही महदूद रखूँ। एक बात और सुन लो, उसने इस बार खुरदरे और खुश्क लहजे में कहा। अब कभी अपने मन में जोगिया की तरफ से मैल लाने की भूल मत करना, वरना मेरा और तुम्हारा संबंध टूटने हुए देर नहीं लगेगी। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी कही हुई बातों को ध्यान रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सर को निशस्त से टिकाकर आंखें मूंद लीं। मेरे जहन को सुकून की शदीद ज़रूरत थी, इस ख्याल से कि कहीं बूढ़ा ड्राइवर माँ के सामने साहिली इलाके पर पेश आने वाले धमाके का जिक्र ना कर दे। मैंने उसे ज़ुबान बंद रखने की ताकीद की। हर चंद के जोगिया की बातों से यही ज़ाहिर होता था कि वो रमेश के मुकाबले में मेरी मदद करेगा, लेकिन मुझे माँ की ज़िंदगी हर कीमत पर मंजूर थी। मुझे फाखरा भी अजीज़ थी, जिसके सिलसिले में 2 पुरइसरार कुव्वतों ने मेरा सुकून बर्बाद कर रखा था। दूसरे रोज़ लंच के बाद मैं माँ के कमरे में बैठा बातें कर रहा था जब माँ ने मुझे बताया कि वो शाम को बेगम नफीस के साथ शादी के सिलसिले में कुछ ज़रूरी अशिया ख़रीदने बाज़ार जाना चाहती हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। मेरी परेशानी बेजा नहीं थी। रमेश की दी हुई मोहलत ख़त्म होने का वक़्त भी सर पर था और जोगिया की हदायत के मुताबिक माँ को मज़ीद 9 रोज़ तक घर की दहलीज से बाहर कदम निकालने की इजाज़त नहीं थी। आप क्यों जहमत करती हैं? मैंने कुछ सोच कर कहा। चीज़ों की जो फहरिस्त है वो मुझे दे दें, मैं ड्राइवर के साथ जाकर सारी अशिया ले आऊँगा। नहीं, माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अव्वल तो ये मर्दों को औरतों की पसंद का अंदाज़ा नहीं होता, दूसरा ये कि शादी ब्याह के मामले में सैकड़ों छोटी मोटी लेकिन अहम चीज़ें दरकार होती हैं जो बाज़ार में ख़रीदो फरोख्त के दरमियान याद आती रहती हैं। फिर एक नहायत मुनासिब तरीका और भी है। वो क्या? आप आंटी को यहाँ बुला लें, घर पर इत्मीनान से बैठकर बातें करें। मैं फ़ाखरा के साथ बाज़ार चला जाता हूँ। इस तरह औरतों की पसंद का मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपको बिला वजह की थकान भी नहीं होगी। सिर्फ तुम्हारी ज़ाती मकसद पूरा होगा। माँ के चेहरे पर ममता की खुशियाँ उभर आईं। अशिया की फहरिस्त धरी की धरी रह जाएगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं। मैंने माँ को उलझाने की खातिर कदरे संजीदगी से जवाब दिया। अगर लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को ठोंक बजाकर अच्छी तरह परख लें, एक दूसरे की तबीयत पसंद व नापसंद से वाकिफ़ हो जाएं, तो इसमें बुराई भी क्या है? और भी कोई बहाना तराशना है या बात कर चुके? माँ ने शोखी से दरियाफ़त किया। क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मैंने मसनूई हैरत का इजहार किया। फ़िलहाल तुम्हारे लिए इसमें कोई बुराई नहीं, माँ ने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा।
آج بیگم نفیس کی بچی کا معاملہ ہے تو تم آزاد خیالی کا مظاہرہ کر رہے ہو، لیکن کل جب خدا کے فضل و کرم سے تمہارا گھر آباد ہوگا، تمہاری کوئی بیٹی جوان ہوگی اور تمہارے ہونے والے داماد صاحب ٹھونک بجا کر دیکھنے والی بات کہیں گے، اس وقت پوچھوں گی بیٹے صاحب کے کتنے بیسی کے 60 ہوتے ہیں؟ خدا اس وقت تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے تو پھر ہمیں دخل اندازی کی کیا ضرورت ہوگی، میں نے برجستہ کہا۔ اس وقت بھی آپ ہی کو گھر کا بڑا ہونے کی حیثیت سے کوئی فیصلہ صادر کرنا ہوگا۔ ماں میری برجستگی پر بے اختیار مسکرانے لگیں، ان کے چہرے پر ممتا کی بھرپور خوشیاں دمک رہی تھیں۔ بڑے لاڈ سے بولیں، بیگم نفیس نے اس خیال کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ تمہاری شادی کے جوڑے کے پیسے دے دیں گی، تم خود جا کر اپنے پسند کا لباس سلوا لینا۔ خدا گری کی رحمت کرے اگر بیرسٹر نفیس زندہ ہوتے تو پھر میں تمہیں ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے میری بات سے اتفاق کر لیا ہے کہ میرے اور فاخرہ کے ایک ساتھ شاپنگ کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ نتیجہ کہاں سے اخذ کر لیا تم نے؟ ماں نے مجھے پیار سے گھورا۔ ابھی آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ اگر بیرسٹر صاحب حیات ہوتے تو مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ میں نے دیدہ دانستہ بڑی معصومیت کا انداز اختیار کیا۔ اب میرے والد کا سایہ سر پر نہیں رہا تو فاخرہ مجھے اپنے ساتھ۔ اچھا اب یہ بے تکی باتیں چھوڑ دو اور ڈھنگ کی بات کرو، ماں نے سنجیدگی سے کہا۔ 2-4 دنوں میں بیگم نفیس سے شادی کی تاریخ ٹھہرا لوں تو تم پہلی فرصت میں کارڈ چھپنے کے لیے دے دینا۔ مہمانوں کی فہرست تیار کرنے اور نیوتا دینے میں بھی خاصا وقت درکار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک درمیانی راستہ تلاش کیا۔ آپ جیسا چاہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو ایک بات میری بھی ماننی پڑے گی۔ کہو۔ فی الحال آپ 10-11 روز تک گھر سے کہیں باہر نہیں جائیں گی، میں نے اپنی سوچی ہوئی اسکیم پر عمل کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بعد آپ کہیں گی تو میں دن رات آپ کے ساتھ چل کر سارے ادھورے کام مکمل کرا دوں گا۔ میرے اوپر یہ 10-11 روز کی بندش کیوں عائد کر رہے ہو؟ ماں نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ دراصل میں آپ کے سلسلے میں آج ایک دوسرے ڈاکٹر سے بھی سیکنڈ اوپینین کی خاطر ملا تھا۔ میں نے دروغ گوئی سے کام لیا۔ آپ کی رپورٹس اور تمام کیفیت سننے کے بعد انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو علاج ہو رہا ہے وہ نہایت مناسب ہے، لیکن فی الحال آپ کو ہفتے عشرے کے لیے بیڈ ریسٹ کی شدید ضرورت ہے۔ تم کہتے ہو تو میں خیال رکھوں گی، لیکن آج میں چونکہ بیگم نفیس سے ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کر چکی ہوں، اس لیے۔ ماں اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر رسور اٹھا لیا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دوسری جانب سے بیگم نفیس بات کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا کرے بیگم نفیس خود پروگرام ملتوی کر دیں، اور پھر وہی ہوا جو میں نے چاہا تھا۔ ماں نے گفتگو کرنے کے بعد رسول رکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ بیگم نفیس کو اپنے پڑوس میں کسی کی اچانک موت میں شرکت کرنی ہے، اس لیے وہ آج بازار نہیں جا سکیں گی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ خاصی دیر تک ماں کے پاس بیٹھا، ان کی دل جوئی کی باتیں کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام کو چائے پینے کے بعد میں لان میں چہل قدمی کر رہا تھا جب ملازم نے میرے آفس مینیجر کے آمد کی اطلاع دی۔ آفس نہ جانے کی وجہ سے میں نے اپنے جنرل مینیجر رشید فاروقی کو بیشتر ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ صرف اہم کاروباری دستاویزات پر دستخط کی خاطر میں نے آفس مینیجر کو گھر آنے کی اجازت دی۔ عملے کے دوسرے افراد سے فون پر رابطہ رکھا تھا، خاص طور پر لیڈی سیکرٹری منوالا روزانہ فون کر کے مجھے حالات سے آگاہ کرتی رہی اور میری خیریت بھی دریافت کر لیتی۔ میں نے جوگیا کی ہدایت پر اس کے ساتھ جو بے تکلفی بڑھائی تھی اس کا سلسلہ بھی فون تک محدود ہو گیا۔ میں کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوا جہاں میرا مینیجر 2-3 فائلوں کے ساتھ میرا منتظر تھا۔ کہیے رضا صاحب کیسے آنا ہوا؟
मैंने रस्मी अंदाज में सलाम और दुआ के बाद दरियाफ़त किया। चंद ज़रूरी कागजात पर आपके दस्तखत दरकार थे, उसी की गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ, मैनेजर ने संजीदगी से कहा। दफ्तरी मालूमात का क्या हाल है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। सब कुछ ठीक है, सर आपकी सिर्फ कमी महसूस होती है, मैनेजर ने जवाब दिया। दस्तखत मुकम्मल हो जाने के बाद वो फाइलें समेट कर उठने के लिए पर तोल रहा था जब करीब रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। मैंने हाथ बढ़ाकर रसूल उठा लिया। दूसरी जानब से मनवाला की मानूस आवाज़ उभरी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ ज़रूरी काम निपटा रहा था, लेकिन अब फारग हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने तमाम कागजात पर आंखें बंद करके दस्तखत कर दिए हैं? हाँ, लेकिन तुम क्या मैनेजर जा चुका है? मनवाला ने मेरी बात काट कर तेज़ी से सवाल किया। उसके लहजे में कुछ ऐसी ही बात थी कि मैंने चौंक कर पूछा, कोई ख़ास बात? मैंने तुम्हें अपने साये से भी होशियार रहने को कहा था और तुमने आंखें मूंद कर अपनी बर्बादी के परवाने पर भी दस्तखत कर दिए। इस बार मनवाला ने जोगिया का बताया हुआ मखसूस कोड दोहराते हुए सपाट आवाज़ में कहा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं, लेकिन मैंने फौरी तौर पर किसी अज़तरारी कैफियत का इज़हार नहीं किया। मैनेजर पर एक सरसरी नज़र डालकर लापरवाही से बोला, मुलाकात कब हो रही है? जिन फाइलों पर दस्तखत कर चुके हो उन्हें अपनी कोठी से बाहर ना जाने देना। दूसरी जानब से बेदस्तूर गहरी संजीदगी से कहा, मैं देख रहा था कि मैनेजर अभी तक तुम्हारे सामने बैठा है। मैं तुम्हारी तरफ से चुकन्ना ना होता तो तुम धोखा खा चुके होते। ये बात शायद तुम्हारे ध्यान से निकल गई कि जिस पापी ने तुम्हें 2 रोज़ का समय दिया था उसका वक़्त पूरा हो चुका है। मामले की नौइयत क्या है? मैंने पहलू बदल कर दरियाफ़त किया। मैंने तुम्हारी माँ की हिफाजत का जो वचन दिया था उसके अनुसार मैंने तुम्हारी कोठी के चारों तरफ अपनी शक्ति का मंडल बांध दिया है, जिसमें रमेश की बलीद ताकतें कोई गड़बड़ा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ना करता तो शायद इस समय वो तुम्हारे मैनेजर का शरीर हासिल करने की बजाय खुद अपने रूप में बैठा होता। क्या दूसरी पार्टी को तुम्हारे कारोबार की खबर है? मैंने राजदाना अंदाज में सवाल किया। वो मूर्ख अभी इतना महान नहीं हुआ कि जोगिया की छाया तक भी पहुंच सके, परंतु अब वो ताड़ गया है कि कोई शक्ति उसके रास्ते में रोड़े अटका रही है। मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, इस बार ठोस आवाज़ में कहा गया। इससे डरने की भूल मत करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वो दश्त ये जानने की कोशिश करेगा कि तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, लेकिन तुम हर हाल में अपनी ज़ुबान बंद रखोगे। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें हर हाल में अपनी ज़ुबान बंद रखनी है। मैनेजर से फाइलें लेकर उसे जाने को कहो, कोई भी बहाना कर दो। जब तक जोगिया की शक्ति तुम्हारे साथ है, इस धरती की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मनुष्य को कुछ प्राप्त करने के कारण कुछ खोना भी पड़ता है। हो सकता है तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़े। ऐसे समय में अपने पैर पांव धरती के साथ पूरे मजबूती से जमाए रखना। तुम्हें जोगिया की शक्ति पर भरोसा करना होगा। इसके सिवा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए मुझे एक बार फिर चौंका दिया। तुम्हारी माता को अपने खिंचे हुए मंडल से बाहर जाने से रोकने के कारण मैंने ही बेगम नफीस से फ़ोन करवाया था। मैं इस सिलसिले में और क्या कर सकता हूँ? मैंने इशारों किनारों में दरियाफ़त किया। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग की जो कैफियत थी उसका अंदाज़ा मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता था। जोगिया ने बेगम नफीस के फ़ोन का हवाला देकर मेरे एतमाद को जो तकवीद दी थी वो हक बजानब थी। उसके कहने के मुताबिक इस वक्त मेरे सामने मेरे ऑफिस मैनेजर रज़ा की शक्ल में मेरे सबसे बड़े दुश्मन रमेश की पुरइसरार कुव्वत मौजूद थी, जिसने जोगिया के खिंचे हुए हिसार की वजह से उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर रखा था। उसने जिन कागजात पर मेरे दस्तखत हासिल किए थे उनमें से कोई एक दस्तावेज़ भी ज़रूरी मौजूद थी जो मेरी बर्बादी का सबब बन सकती थी। आज रात तुम्हें शायद अपनी सुंदर और कोमल मिस मनवाला के साथ बितानी पड़े, परंतु उसकी सुनगुन किसी और को नहीं मिलनी चाहिए। क्या मतलब? मैं चौंके बगैर ना रह सका। धीरज से काम लो, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दूसरी समझ से वजाहत की गई।
मैनेजर के जाने के बाद किसी समय इस सुंदरी का भी फ़ोन आएगा। वो तुम्हें जहाँ ले जाए वहाँ जाने से इनकार मत करना, परंतु अपनी बुद्धि और आँखें दोनों खुली रखना। एक छोटी सी भूल भी सारा खेल चौपट कर सकती है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जोगिया की बातों से जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। मन को शांत रखो, मनवाला की आवाज़ में कहा गया। हो सकता है मैनेजर तुमसे उलझने की कोशिश करे, लेकिन अपने घर के अंदर तुम कोई दंगा फसाद मत करना। मनुष्य को कभी कभी अपने मन को भी मारना पड़ता है। दूसरी जानब से मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर सिलसिला मुंतक़ी कर दिया गया। मैंने रसूल क्रेडर पर वापस रखा तो मैनेजर ने मेरे चेहरे पर फैले हुए तासरात का अंदाज़ा लगाते हुए पूछा, सर सब खैरियत तो है? हाँ, मैंने लापरवाही का अंदाज इख्तियार किया। एक कारोबारी पार्टी की फ़ोन कॉल थी, कोई परेशानी की बात नहीं, वो मेरे इससे कोई ज़ाती तअल्लुक़ नहीं। मैंने दोबारा खुद को संभाल कर जवाब दिया, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। मैनेजर फ़ाइल संभाल कर उठा तो मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, आप इस वक्त कहाँ जाएंगे? फ़िलहाल तो घर जाने का इरादा है, उसने बड़ी सादगी से कहा। आपको कोई काम हो तो बता दें। मैंने फ़ौरन ही कोई जवाब देने की बजाय कदरे तवक्कुफ़ से जवाब दिया, आप ऐसा करें कि ये फ़ाइलें यहीं छोड़ दें और कल सुबह दफ्तर जाते हुए पिक कर लें। मुझे आपको अपने एक ज़ाती काम के सिलसिले में ज़हमत देनी है जो सुबह ही बता सकूँगा। ठीक है सर, उसने खिलाफ़ तवक्का फ़ाइलें मेज़ पर रख दी। मैं कल सुबह हाज़िर हो जाऊँगा। मैनेजर खामोशी से चला गया तो मैंने उन फ़ाइलों में अपने दस्तखत शुदा कागज़ात का दोबारा जायज़ा लेना शुरू किया। फिर उस वक़्त मेरे दिल की धड़कनें गैर मतवाज़न होने लगीं जब मैंने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ को पूरी तफसील से पढ़ा। जिस फाइल में उस दस्तावेज़ को रख कर मेरे दस्तखत हासिल किए गए थे वो ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं थी, लेकिन वो दस्तावेज़ एक ऐसी पार्टनरशिप डेड थी जिसके मुताबिक मैंने एक हिंदू फिल्म गुप्ता नरेश एंड सन्स के साथ बराबर की शराकत दारी का ना सिर्फ मुआहदा किया था बल्कि इस मुआहदा को 10 साल तक बरकरार रखने की खातर 10 करोड़ 80 लाख रुपए बतौर ज़र ज़मानत मज़कूरा फर्म के खाते में 10 यौम के अंदर अंदर जमा कराने भी लाजम थे, जो मेरी तरफ से शराकत दारी ख़त्म करने की सूरत में बेहक़ गुप्ता नरेश एंड सन्स ज़ब्त हो जाते। इसके अलावा और भी ऐसी शर्तें थीं जिन्हें पढ़कर मेरा जहन चकरा गया। आखिर जोगिया ने बर वक्त मुझे हालात से खबरदार ना किया होता तो मेरी बर्बादी में कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी। मैं अंधेरे में ऐसी ख़तरनाक साजिश का शिकार हो जाता जिसका खमियाजा शायद मुझे उम्र भर भुगतना पड़ता, फिर भी उसकी तलाफ़ी मुमकिन ना होती। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मज़कूरा फ़िल्म के मालिक नरेश चंद्र से कारोबारी हरीफ होने के बावजूद ना सिर्फ मेरे वालिद के हमेशा बहुत अच्छे मरासम और ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि उनकी मौत के बाद नरेश चंद्र ने कई मौक़ों पर मेरी भी बेलौस मदद की थी और अपने तजर्बात से नवाजा था। मेरी वालदा भी उनके लिए बहुत अच्छी राय रखती थीं। फिर इस माहदे को तैयार करने में किसका हाथ था? मेरे सहन में वसवसों और खदशात का तूफ़ान ठाठे मारने लगा। क्या नरेश चंद्र को इस मुआहदे का इल्म था या उसमें सिर्फ रमेश की किसी हराम ज़दगी का दखल था? 10-11 करोड़ की रकम नरेश चंद्र के लिए कुछ ज़्यादा हकीकत नहीं रखती थी, लेकिन कारोबार में कभी कभी बहुत अच्छी साख के मालिकान भी दौलत की हवस में अंधे होकर बड़े से बड़ा फ्रॉड करने पर आमादा हो जाते हैं। क्या नरेश चंद्र के जहन में भी कोई फतूर आ गया था? क्या वो अपनी साबका दोस्ताना रवैयात को ख़त्म करके हमारी दुश्मनी पर आमादा हो गया था? मैंने बहुत गौर खोज के बाद इस मुआहदे को फाड़ कर नज़र आतिश कर दिया। बाकी फ़ाइलों को एहतियात से अलमारी में रखा, फिर फैमिली लाउंज में जाकर बैठ गया जहां मेरी माँ फ़ोन पर किसी अहम उम्र खातून से गुफ्तगू में मसरूफ़ थी। इस रात मेरी हैरानियों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ। माँ के सो जाने के बाद मैं अपनी ख्वाबगाह में आ गया। जोगिया ने कहा था कि वो रात मुझे शायद मनवाला के साथ गुजारनी पड़े। इसका मकसद भी नहीं बताया था। साहल पर रमेश से रूबरू बात करने के बाद मेरे जहन में ये ख्याल उभरा था कि मैंने जोगिया के कहने पर रमेश से टकराने में जल्दबाजी का फ़ैसला किया था, लेकिन उसके बाद यके बाद देगरे जो वाक़यात रूनुमा हुए
उन्होंने मेरे अंदेशों की नफ़ी कर दी। जोगिया ने मेरी माँ को जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था, जिस अंदाज में उसने बेगम नफीस से फ़ोन करवा कर माँ को घर से बाहर जाने से बाध रखा और बर वक़्त फ़ोन करके मुझे जिस तबाही से बचाया था, मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता था। अगर मेरा मैनेजर, जो रमेश की काली कुव्वतों के ज़ेरे असर था, फाइलें समेट कर चला गया होता तो 10-11 करोड़ की रकम भी डूब जाती और मैं रमेश के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस जाता। मैं अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर नींद दराज था जब फ़ोन की घंटी ने मेरे ख्यालात के तसलसल का शरादा मुंतशिर कर दिया। मैंने साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोन का रसूल उठाकर कान से लगा लिया। मेरी नज़रें दीवार गिली कलाल की जानब उठ गईं। इस वक्त रात के 11:15 बजे का अमल था। हेलो, मैंने माउथ पीस में कहा। दानिश कबीर स्पीकिंग। मैं मनवाला बोल रही हूँ। दूसरी जानब से मनवाला की आवाज़ सुनकर मैं चौंका। मुझे जोगिया की बात याद आ गई। उसने कहा था कि शायद वो रात मुझे मनवाला के साथ गुजारनी पड़े। कोई सबब नहीं बताया था, मगर बड़ी संजीदगी से ये मशवरा दिया था कि मनवाला मुझे जहाँ भी ले जाए मैं उसके साथ जाने से गुरेज ना करूँ। ख़ास तौर से मुझे अपनी आँखें खुली रखने की हदायत की थी। कैसी हो? मैंने खुद को संभाल कर बेतकल्फ़ी का इजहार किया। इतनी रात गए फ़ोन करने का ख्याल कैसा आया? मम्मी की तबीयत आज शाम से ठीक नहीं, इसलिए वो ख्वाब आवर गोलियां खाकर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मुकम्मल आराम कर रही हैं। ख़तरे की कोई बात नहीं, लेकिन ना जाने क्यों अपार्टमेंट का सन्नाटा मेरी तन्हाई को डस रहा है। एक अजीब सी घबराहट तारी हो रही है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। बुरा तो नहीं माना? तुम शायद भूल रही हो कि दफ्तरी औकात के बाद हम एक दूसरे से गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम कर चुके हैं। मैंने जवाब दिया। तुम्हारी तबीयत घबरा रही है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। क्या ख्याल है? नहीं, उसने तेज़ी से कहा। आप यहाँ आने की जहमत ना करें। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गईं? मैंने संजीदगी से दरियाफ़त किया। मेरा दिल चाह रहा है कि इस वक्त अपार्टमेंट की घुटन से निकलकर खुली फ़िज़ा में सांस लूं, लेकिन फिर वही लेकिन मैंने उसकी बात काट कर कहा। जहाँ बेतकल्फ़ी और अपनायत हो वहाँ तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया जाता। मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूँ। इस वक्त मेरी तबीयत भी बाहर निकलने को चाह रही थी। तुम साथ होगी तो दिल बहल जाएगा। आपको बिला वजह की जहमत होगी, उसने हचकचा कर जवाब दिया।